हेलो क्लास। हम जो अपना प्रीवियस चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल। अगर हम जब हमने इंडिकेटर्स की बात की थी तो हमने इंडिकेटर्स में डिस्कस किया था कि जो गिवन सोल्यूशन है हमारा वो एसिडिक है या बेसिक है। मीन्स इंडिकेटर आर जस्ट यूज टू चेक द वेदर द सोल्यूशन गिवन इज एसिडिक और बेसिक। लेकिन हमें उससे ये नहीं पता लग रहा था कि जो स्ट्रेंथ क्या है एसिड्स और बेसिस की। मींस एक सोल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये हमें गेट नहीं हो पा रहा था। तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास एक स्केल डिराइव होता है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा इजी वे मेथड है जिसमें हम स्ट्रेंथ किसी एसिड और बेस की फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वर्कआउट किया गया था डैनिश बायोकेमिस्ट था एस सोरेनसन के थ्रू। मींस जिसने स्केल को डिराइव किया वो था एस सोरेनसन, ठीक है, एक डैनिश बायोकेमिस्ट। उसने सबसे पहले तो ये जो स्केल है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया था, जो बियर की एसिडिटी होती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम इसके स्केल्स को डिफरेंट एसिड्स और बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पीएच स्केल की बात करें तो इसमें टू वर्ड्स हैं पी एंड एच, जो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है इस तरह, जिसमें एच इज हाइड्रोनियम आयन। एच क्या है? हाइड्रोनियम आयन, जो H3O+ है, या हम कह सकते हैं H+ हाइड्रोजन आयन्स है। और यहाँ पे पी वर्ड का मतलब है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का वर्ड मतलब क्या है? पावर। पावर पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। जो पीएच स्केल है वो इसी हाइड्रोजन आयन की पावर पे डिपेंड करता है। मींस एक गिवन सॉल्यूशन में जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन्स होंगे वो सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा, इजंट इट? मींस एसिडिक सॉल्यूशंस हैव, हमें पता है तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स क्या होते हैं? जो कि H+ आयन्स को रिलीज अप करते हैं। H+ आयन्स या H3O+ आयन्स को रिलीज करते हैं। इट मीन्स जितने H+ आयन्स वो रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा, इजंट इट? तो पीएच स्केल भी जो पावर है हाइड्रोनियम आयन की उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें पीएच स्केल की तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला डिराइव होता है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इजंट इट? मीन्स अगर हम पीएच की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे जो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन्स के या हाइड्रोजन आयन्स के प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन्स रिलीज ज्यादा होंगे इन एक्वस सॉल्यूशंस, इन एक्वस सॉल्यूशन जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे उतनी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो? इट मीन्स इससे हमें एक फाइंड आउट होता है कि जो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका मतलब उसकी पीएच की वैल्यू उतनी ही वीक होगी, इजंट इट? और जितनी सोल्यूशन क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा, उसकी पीएच की वैल्यूज क्या हो जाती हैं? बढ़ती जाएंगी, बिकॉज उस केस में जो एक्वस सोल्यूशंस में है हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसको मैं आपको एनसीईआरटी से एक चीज समझाती हूँ, एक डायग्राम दिखा के। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इस पीएच स्केल की, जो कि हमें एक ग्राफिकली ये समझा रहा है कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कैसे डिपेंड करेगा। आप नोटिस कीजिए जो हमारा पीएच स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक की वैल्यू को फाइंड आउट कराता है। इट मीन्स हमारा जो पीएच हो गया वो कितना हो गया? 0 से 7 तक, 14 तक का, और बीच में 7, इजंट इट? तो यहाँ पे भी वही बात है, 0 से स्टार्ट है ये स्केल और कहाँ तक है? 0 to 14 चल रहा है स्केल, और 7 बीच में है न्यूट्रल के लिए। अब नोटिस करो जो सोल्यूशन जिसमें ज्यादा H+ आयन्स थे, देखो ये ज्यादा ब्लूइश कलर का है, जितने ज्यादा H+ आयन्स थे उस केस में उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज थी। देखो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो एसिडिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा। नोटिस करो यहाँ पे ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है H+ आयन्स को, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ OH- आयन्स को।
आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन की कैटेगरी ली गई है, जैसे ये वाला अंदर, ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन, वो क्यों ली गई है? क्योंकि जब HCl, जैसे वन एग्जाम्पल HCl है, HCl अपने आप को डिसोसिएट या आयनाइज करेगा इन एक्वा सोल्यूशन, तो उस केस में वाटर भी अपने आप को आयनाइज करता है H+ और OH नेगेटिव आयंस में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो H+ आयंस होंगे एसिड के, प्लस H+ आयंस होंगे किसके? वाटर के, बट साथ के साथ उसके अंदर वाटर के OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज होंगे। डेट्स वाई OH नेगेटिव आयंस के लिए व्हाइट पोर्शन मेंशन है इन द एसिडिक पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब H+ आयंस, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है तो H+ आयंस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू 0 के आसपास है, और जब एसिडिक कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, मतलब H+ आयन कम होते जा रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है 7 की तरफ। और आगे देख लेते हैं, जैसे जैसे और भी वैल्यूज कम होती जाएंगी, और अल्टीमेटली क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हुआ है, वैल्यू 7 to 14 बढ़ने लग गई है। मीन्स इस ग्राफ से देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जितनी वैल्यू 0 के आसपास होगी, मतलब जब हम 7 से वैल्यूज कम की तरफ चलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही हम 7 से अबव चलते हैं, 7 to 14 चलते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। बिकॉज उस केस में क्या है, OH नेगेटिव आयंस बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो बेसिक होते जाएंगे, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और H+ आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से 7 वाले कंडीशन कौन सी होगी हमारी? एसिडिक, और हमारी 7 to 14 वाली कंडीशन कौन सी हो गई? बेसिक। क्लियर है? यहाँ पे नोटिस करो, दिख रहा है डायग्राम में दिखा रखा है, एरो इस तरफ, एरो हेड इस तरफ कर रही है 0 की तरफ, तो इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन इंक्रीज हो रहा है, डेट्स वाई pH वैल्यू इज डिक्रीज्ड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं डिक्रीज इन H+ आयन, यहाँ पे H+ आयन डिक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन किसके बढ़ रहे हैं? OH नेगेटिव आयन के। अब नोटिस करो, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा ग्राफ किस पे बेस्ड है? H+ आयंस पे। यहाँ पे भी देखो इंक्रीज H+ आयन, यहाँ पे भी देखो डिक्रीज H+ आयंस। मीन्स जो वेरिएशन आ रही है H+ आयंस में, उसी के अकॉर्डिंग जो pH की वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयंस की। इट मीन्स अगर हम बात करें, जितनी वैल्यू 0 के आसपास होंगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 के आसपास होंगी इधर तो वो वीक एसिड होगा। हम इधर बढ़ते जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे आके बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे जाएंगे तो वीक बेस। इट मीन्स यहाँ पे हम कंडीशंस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वीक एसिड्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे वीक बेसिस की, और 14 के आसपास हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस की, स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करेंगे। इट मीन्स हमारा स्केल 0 to 7, 7 to 14, 14 के पास वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग बेस, 0 के आसपास वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और बीच में है इट मीन्स न्यूट्रल। नाइदर द सोल्यूशन इज एसिडिक नॉर द सोल्यूशन इज बेसिक, इजंट इट? हम अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो pH है वो हम किससे नापते हैं? हम pH नापते हैं pH स्केल से या pH पेपर से। pH पेपर क्या होता है बेटा? एक सिंपल फिल्टर पेपर ही होता है, बट वो डिप्ड होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब डिप होता है तो वो एक नॉर्मल पेपर की तरह ही होता है, और उसका जो कलर है वो नॉर्मल कलर ही होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर मेंशन नहीं होता है। नॉर्मल पेपर येलोइश होता है। नेक्स्ट, जब हम उसको किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं टू फाइंड आउट द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, उसमें डिप करते हैं। डिप करने के बाद उसमें कोई ना कोई कलर चेंज होता है। कलर चेंज फिर हम मैचअप करते हैं विद द स्केल, और वो स्केल कौन सा है जो आपको एनसीईआरटी से दिखा रही हूँ। इस तरह का स्केल दिखाई देता है, इस तरह का। जो हमारी स्ट्रिप है वो मैच करते हैं इन पर्टिकुलर स्ट्रिप कलर से, जिससे वो मैच होगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी कि हाँ हमारा जो pH है वो किस वैल्यू का है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऑनवर्ड कैसे है।
इट मीन्स हमने क्या किया, पीएच स्ट्रिप लिया, पीएच स्ट्रिप को किसी भी सॉल्यूशन में डिप किया, अगर वो डिप करके रेडिश कलर आ रहा है तो रेडिश कलर को हम किससे चेक करेंगे तो हम इस पीएच स्केल पे मैचअप करते जाएंगे, जिससे मैचअप हो रहा है इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, अगर वो इधर रेड से मैचअप हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं एसिड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हमारा जो सोल्यूशन में डिप करने के बाद उसका कलर इस तरह का आता है जो किससे मैचअप कर रहा है, वैल्यू 14 से मैचअप कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है। इट मीन्स क्लियर है। अगर हम और किसी सोल्यूशन में न्यूट्रल सोल्यूशन में डिप करते हैं, डिप करने के बाद जैसे ही हम डिप करके और उसमें जो उसका कलर चेंज ग्रीन होता है उसे मैच करते हैं, वो किस स्क्रीन से मैचअप हो रहा है उससे चेक करने के बाद फाइंड आउट कर लेते हैं कि उस सोल्यूशन का पीएच कितना है, 7 है, 8 है, कितना है। इज इट क्लियर? तो हम इस गिवन सोल्यूशन से ये फाइंड आउट, इस गिवन स्केल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस तरह का है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एनसीईआरटी से इसका पूरा पैराग्राफ समझा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, वी नो हाउ एसिड बेस indicators can be used to distinguish between an acid and base, ये हम बात कर चुके हैं। We have also learnt in the previous section how dilution and decrease in the concentration of H plus ion and OH negative ion in solution। इससे पहले हमने इससे जो पहले पैराग्राफ में बात की थी प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने कि जो सोल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करते हैं ये बताया था, और उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन से क्या इफेक्ट पड़ा था वो भी देखा था। और वो क्या इफेक्ट था कि जितना हम डाइल्यूशन करते जाएंगे H प्लस आयन्स या OH नेगेटिव आयन्स है वो डिक्रीज अप होते जाएंगे। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, बट अभी उसमें हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो कितने H प्लस आयन्स है, कितने OH नेगेटिव आयन्स उसके पास है, या मतलब कह सकते हैं कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और अ बेस है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम इंडिकेटर से ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि गिवन हमारा सोल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। इजंट इट क्लास? वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। चाहे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप स्ट्रिप को यूज करो जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं, या आप यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन यूज करो, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको इंपॉर्टेंट बात है क्या कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा, तो आप बोल सकते हो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट या सेवरल इंडिकेटर्स, मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट, the universal indicator shows different color at different concentration। universal indicator क्या शो करता है, अलग अलग कलर, different concentration of H हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको रिलेशन बताया पीएच के साथ। इज इट क्लियर? अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution called pH scale has been developed। the P word in the pH stands for the potence, in German meaning power। P for stand, the P word stands for potence, German word है जिसका मतलब power। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14। 0 है very acidic, 14 है very alkaline, means very basic। Is it? pH should be thought of a simple as number which indicate the acidic or basic nature of a solution। pH से simply हम find out कर सकते हैं, ये pH एक अपने आप में एक नंबर की तरह है जो सिंपली एज अ नंबर, उस नंबर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एसिडिक है या सोल्यूशन बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। जितनी ज्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा pH की वैल्यू कम होगी। ये बता चुकी हूं मैं आपको, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन्स और pH is inversely proportional to hydronium ions। Is it clear? The pH of a neutral solution is 7। Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution। अब हम बात करें एक pH स्केल की, तो मैंने आपको pH स्केल दिखाया था जिसमें हम 7 के पास वैल्यू है तो सोल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर सोल्यूशन में वैल्यू जो है pH स्केल की वैल्यू 7 से लेस है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक सोल्यूशन है। इज इट क्लियर?
एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14 की तरफ जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या निकल गए, मतलब क्या इंक्रीज हो गए, OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज हो गए. As the value of pH increases from 7 to 14, it represents an increase in OH negative ion concentration in the solution. That is, increase in the strength of alkalis. Alkalis की strength बढ़ जाएगी, मतलब bases की strength बढ़ जाएगी. Generally, pH impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. Generally हम क्या use करते हैं, pH पेपर जो किसमें dipped होता है, universal indicator solution में. मैंने आपको बोला था चाहे आप सॉल्यूशंस यूज करो चाहे आप यूज करो पीएच पेपर, उस दोनों केसेस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. इज इट क्लियर? अब मैंने आपको बता दिया, इट मींस इस पूरे चार्ट से हमने ये समझा कि अगर एसिड है कोई, अगर एसिड है तो उसका जो पीएच होगा वो होगा लेस देन 7. अगर हम बात कर रहे हैं मोर एसिडिक, जिसे कह सकते हैं मोर एसिडिक सोल्यूशन है, लेसर इज इट्स पीएच, जैसे हमने बात कर ली है. अगर न्यूट्रल है, इट मींस द पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7. अगर हम बात कर रहे हैं बेसिस की, बेसिस में पीएच की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7. इज इट क्लियर? और इसका मतलब जितना ज्यादा सोल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, तो उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी. न्यूट्रल होगा तो 7 होगी. अगर बेसिस होगा तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पीएच से बढ़ती जाएंगी. मतलब जितनी ज्यादा वैल्यूज बढ़ेगी, जितनी ज्यादा वैल्यू 14 के आसपास होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा. इज इट क्लियर? अब इसी के उस पे हम जो हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर. अब नोटिस करो हमारे पास कुछ, जैसे हम पीएच की वैल्यूज बात करें कि गिवन सॉल्यूशंस की क्या पीएच वैल्यू हो सकती है. जैसे अगर हम बात करें सलाइवा बिफोर मील है, इट मींस जो है अप्रोक्स जो माउथ का पीएच होता है 6.5 to 7.5 वो रहेगा. हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर उसी 6.5 और 7.5 का जो पीएच का कलर है यहाँ पे अप्रोक्स, वो कलर हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर सलाइवा आफ्टर मील की बात करेंगे तो आफ्टर मील में क्या हो जाएगा, फूड स्टिक हो जाएगा, और फूड स्टिक होने से बैक्टीरियल अटैक बढ़ेगा और वो सोल्यूशन, वो जो माउथ का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा अप्रोक्स 5.8 और 6 के बिलो. इज इट क्लियर? क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल अटैक से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे. अगर हम बात करेंगे लेमन जूस की, तो लेमन जूस की जो पीएच है वो अप्रोक्स 2.2 to 2.4 होता है. 2.2 to 2.4, इट मीन्स उसका कलर कैसा होगा, देखो लेमन जूस ये रहा 2.2 या 2.4 के अराउंड होता है. तो जो अगर हम लेमन जूस में पीएच पेपर को डिप करके डालेंगे तो हमारे पास जो कलर आएगा उसका वो इस तरह आएगा. फिर हम इससे मैच कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अगर हम बात करें कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स की, एरेटेड ड्रिंक्स देखो यहाँ पे मेंशन है इसमें डायग्राम. एरेटेड ड्रिंक्स है, इट मीन्स उसके अंदर क्या डिजोल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एरेटेड है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे बिहेव करता है, एसिडिक कैरेक्टर्स बिहेव करता है. ठीक है, तो उस केस में भी जो हमारा एरेटेड ड्रिंक्स के केस में जो पीएच हो सकता है वो कितना हो सकता है, ड्रिंकेबल है, तो इजीली हम कह सकते हैं 5 और 6 के अराउंड होगा. नेक्स्ट है कैरेट जूस. अगर हम कैरेट जूस की बात करते हैं तो उसका पीएच अराउंड 4 to 5 होगा. इज इट क्लियर? उसके बाद कॉफी, अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो इसका पीएच भी ड्रिंकेबल है, इट मीन्स 5 to 5.6, ये कह सकते हैं 5.5 5.6 इस तरह होगा. फिर हम टोमेटो जूस की बात करेंगे तो जो हमारा टोमेटो जूस है उसका पीएच अप्रोक्स 4 to 4.5 अराउंड होता है बच्चों. तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं, उसका कलर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करा सकते हैं. टैप वाटर, अगर हम टैप वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका पीएच अराउंड 7 के अराउंड होगा. सो डिपेंड करता है जो टैप वाटर हमारा एसिडिक है या बेसिक है, उस अकॉर्डिंग 7 से बिलो या 7 से थोड़ा हाई अप हो सकता है. बट अगर हम यहाँ पे टैप वाटर की जगह न्यू डिस्टिल वाटर लेते तो डिस्टिल वाटर जो है प्योरेस्ट वाटर फॉर्म है और जो न्यूट्रल होता है, जो उसका पीएच कितना होता है 7. फिर हमारे पास NaOH सोल्यूशन है. NaOH सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन वाइज 1 है, तो इट मीन्स उसका जो NaOH है उसका जो पीएच होता है वो 14 होता है. और कलर हम इसी अकॉर्डिंग जो
व्हाट इनमें है मेंशन करा सकते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कलर अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 to 1। इज इट क्लियर? जैसे गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl फिल्ड होता है और वो 1.2 है, तो अप्रोक्स हम कह सकते हैं अराउंड 1 pH किसका होगा, हमारे HCl का। इज इट क्लियर? समझ आए बच्चों pH स्केल आपको? अब NCERT, क्योंकि NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। The strength of acids and bases depend on the number of H plus ions and OH negative ions produced respectively. Strength किस पे डिपेंड करेगा, H plus ion और OH negative ions पे। If we take hydrochloric acid and acetic acid on the same concentration, जैसे मान लो हम सेम HCl 1 मोलर लें और हमारे पास एसिटिक एसिड भी 1 मोलर कंसंट्रेशन ही लें, तो फिर भी जो pH वैल्यूज हैं वो चेंज आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है। देन दीज प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यस, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड है। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, यस, ये भी हम बात कर चुके हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस प्लस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। मीन्स अगर H प्लस आयंस कम रिलीज हो रहे हैं, इट मीन्स वो जो एसिड है वो कैसी, वीक एसिड है। तो इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिस के केस में भी। बेसिस के केस की बात करें तो H प्लस आयन कम होंगे, OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम बात करें कंपैरिजन अगर बेसिस में ही हो, तो जिसमें ज्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इज इट क्लियर क्लास? अब हम ये जो pH हमने पढ़ा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये फाइंड आउट करेंगे डेली लाइफ में। पहला है आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, के pH सेंसिटिव होते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, इज इट? ये हमें याद करना पड़ेगा, pH जो हमारी बॉडी किस वर्कआउट करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH स्केल, ठीक है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो इसी रेंज में सर्वाइव करते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर जो रेन में पानी, जो रेन वाटर है, अगर उसका pH 5.6 से लेस हो तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, एसिड रेन। वो रेन कैसी होगी, एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर द pH ऑफ द रिवर वाटर, इजंट इट? अगर वो रिवर में फ्लो करेगा तो pH ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकेम डिफिकल्ट, और उस केस में क्या है, सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। किस केस में, एक्वेटिक लाइफ के केसेस में, इन रिवर्स में। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ये हम इजी एक तरीका, ये एक्टिविटी भी है बेटा, इसको देखना थोड़ा सा। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को एक स्पेसिफिक जो pH रेंज है उसी में वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर फॉर द कह सकते हैं हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो हम क्या कहेंगे, द pH रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द pH। हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस से सॉइल लेंगे, उसको हम उसका pH चेक करेंगे। pH चेक करने का तरीका होता है, गिवन अमाउंट ऑफ जो हम सॉइल लेंगे उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, शेक करेंगे। अब उसके पानी को डिकेंट कर लेंगे, उस पानी में फिर pH स्ट्रिप्स डिप करके हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका कलर कैसा हो रहा है। फिर कलर को pH स्केल से मैच करेंगे और हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द डिफरेंट सॉइल्स, इजंट इट? तो इस केस में क्या हो गया, टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, कैन यू कलेक्ट द सॉइल, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द pH इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी। ये वाली एक्टिविटी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो गिवन pH है वो सॉइल में कैसा होगा। मीन्स अगर हम बात करें सॉइल, अगर जो सॉइल जिसमें जो उसका pH है वो रीच करता है 4 पे, इट मीन सॉइल क्या होगा, एसिडिक हो गई। अगर सॉइल का pH अराउंड है किसके 8.3 के, इसका मतलब सॉइल का pH हाई हो गया है, मीन्स सॉइल कैसी हो गई है, बेसिक हो गई है, अल्कलाइन हो गई है। इज इट क्लियर? तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन जो हमारा सॉइल है वो कैसा है, उसी अकॉर्डिंग उस सॉइल को हम ट्रीट अप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारी सॉइल में अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है
तो हम क्या ऐड, कुछ जो बेसिक सब्सटेंसेस है वो ऐड करके हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे उसमें हम स्लेक लाइम ऐड कर सकते हैं। सॉइल का हमने पीएच चेक कर लिया। पीएच चेक करने के बाद क्या किया, उसका मान लो सॉइल का जो पीएच है वो बेसिक निकलता है, तो सॉरी एसिडिक निकलता है, तो उस सॉइल की एसिडिटी रिमूव आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेस ऐड कर सकते हैं, जैसे स्लेक लाइम हो गया। इज इट क्लियर? तो मीन्स हम सॉइल का पीएच करके इजीली अपनी जो क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ अप करा सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद अ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा पीएच अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो अभी हमने एक ग्राफ टेबल देखी थी, उसमें हमने पीएच ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक जूस देखा था, वो अराउंड 1.2 था। इजंट इट? 1.2 और 1.4 है। लेकिन जब एसिडिटी इंक्रीज अप हो जाती है, मीन्स जब हम ओवर ईटिंग वगैरह कर लेते हैं, ओवर ईटिंग या कह सकते हैं इनडाइजेशन वाली कंडीशन क्रिएट होती है, तो उस केस में हमारे जो स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए, उस पेन से गेट रिड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई भी माइल्ड बेस। इज इट? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, ठीक है, और हम जैसे बेकिंग सोडा हो सकता है। ये सब हमारे को क्या करेंगे, रिलीफ कराएंगे फ्रॉम द एसिडिक पेन। देख लेते हैं इसको। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यस, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये हम बता आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जो HCl है हेल्प करता है डाइजेशन में। कैसे? बाय किलिंग द बैक्टीरियाज और बाय मेकिंग द फूड एसिडिक टू act on inactive pepsinogen to form its active pepsin. Digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. जब हम ओवर ईटिंग कर लें या इंडाइजेशन वाली कंडीशन में हो, तो हमारा स्टमक क्या करता है, मोर एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जिससे पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, एसिड्स बेसिस, और उन बेसिस को क्या बोला जाता है, एंटासिड्स, जो एंटी है, अगेंस्ट है किसके, एसिड्स के। वन सच, और वो कैसे होगा, बाय न्यूट्रलाइजिंग, हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बेस। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जो हमने चैप्टर शुरू किया था तभी हमने बात की थी। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके अलावा भी हम लेना चाहें तो हम इसमें ले सकते हैं बेकिंग सोडा एज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच ऑफ द टूथ। ये कह सकते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आप नोटिस करो, हमारा जो टीथ होता है, टीथ एनामल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, बोन से भी हार्डेस्ट होता है हमारा जो वाइट एनामल है, ठीक है, तो वो भी इरोड हो जाता है बाय द बैक्टीरियल अटैक। तो उस केस में हम अगर माउथ का पीएच फाइंड आउट हो तो हम इजी रेमेडियल जो देख सकते हैं कि टूथ डिके हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर सकते हैं। Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. टूथ का जो डिके है वो स्टार्ट कब होता है, जब जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से बिलो चले जाता है। अभी हमने बात की, जो सलाइवा का पीएच था नॉर्मल वाली कंडीशन में, जो अराउंड 6.5 to 7.5 था, जो आफ्टर मील कितना हो गया था, अराउंड 5.5 और 5.8, isn't it? Tooth enamel made up of calcium phosphate is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water, but it corrodes when the pH in the mouth is below 5.5. वो डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन वो कोरोड हो जाता है जब माउथ का पीएच डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। माउथ का पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसका जो एसिडिक, माउथ के अंदर टीथ के ऊपर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। क्या होता है कि बैक्टीरियल प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हम जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे माउथ में कुछ ना कुछ फूड पार्ट है वो स्टिक रह जाता है। उस फूड पार्टिकल्स जो है मेजरली क्या होते हैं, शुगर होते हैं। उस पर कौन अटैक करता है, बैक्टीरिया, और क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड, जिससे क्या है माउथ का पीएच डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और माउथ के अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड।
इसका बेस्ट मेथड है, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हमेशा खाना खाने के बाद हम ब्रश करें यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक. टूथपेस्ट जनरली बेसिक होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके. और इस केस में क्या होगा, हमारा जो टूथ डिके है वो प्रिवेंट अप हो जाएगा. इट मीन्स हमने क्या यूज़ किया, बेस यूज़ किया to remove the to remove the acidic character which comes on the tooth by the bacterial attack, isn't it? Means अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हम जो ऊपर वाले केसेस सभी में क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेस. नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस की बात, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. अब सेल्फ डिफेंस में प्लांट्स एनिमल्स यूज करते हैं केमिकल्स को. जैसे जैसे वो हनी बी का स्टिंग होता है या आंट का स्टिंग होता है, वो क्या इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद इरिटेशन, पेन क्रिएट करता है. उससे रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बेस वहाँ पे अप्लाई करते हैं और उससे रिलीफ होता है, बिकॉज वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. Have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid. Bee sting leave an acid which cause pain and irritation. हम बात कर चुके हैं. Use of a mild base like baking soda on the stung area given relief. वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइल्ड बेस यूज़ करेंगे और वो हमें उस पेन से रिलीफ कराएगा. Stinging hair of nettle leaves. nettle leaves में भी यही होता है कि nettle leaves में कि जो स्टिंग्स होती है, हेयर लाइक स्टिंग्स होती हैं, वो क्या इंजेक्ट करती है, स्टिंग कर देती है मेथनोइक एसिड. मेथनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड. ऐसी हनी भी और ये जो होते हैं ये भी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं विच कॉज बर्निंग पेन. उससे हमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और बर्निंग पेन स्टार्ट हो जाता है. तो उस केस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी बेस हम यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड बेस, और रब करेंगे वहाँ पे, तो हमारा एसिडिक जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है. ठीक है, जैसे ये दिखा रखा आपको नेटल प्लांट, इसको आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास जैसे नेचुरल सोर्सेज है और एसिड का कौन सा प्रेजेंट है, ये देख लेते हैं एक बार. जर्नल. विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड. टर्मरिक में टार्टरिक एसिड. टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड. सोर मिल्क, कर्ड कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड. लेमन में सिट्रिक एसिड. आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड. मेथनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड. नेटल स्टिंग मेथनोइक एसिड, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड. इजंट इट? अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे मोर अबाउट सॉल्ट्स. मोर अबाउट सॉल्ट्स में मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगी. यहाँ पे देखना, आप इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली देखना बेटे. जो हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने एसिड्स देख लिए, बेसिस देख लिया, पीएच स्केल समझ लिया, अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की. हमें ये पता था सॉल्ट्स कैसे बने हैं, बाय न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. बेस के एसिड मतलब बेस और एसिड्स के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारे पास क्या बन के आ रहे थे, सॉल्ट्स बन के आ रहे थे. इजंट इट? अब इसी केस पे अगर हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट्स हो सकते हैं न्यूट्रल. अगर हम बात करें, सॉल्ट्स हो सकते हैं हमारे पास न्यूट्रल. फिर सॉल्ट्स हमारे हो सकते हैं बेसिक. सॉल्ट्स हमारे हो सकते हैं एसिडिक. मीन्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर और स्ट्रांगनेस ऑफ द एसिड एंड बेस. हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, या हमारा एसिडिक सॉल्ट हो सकता है. इज इट क्लियर? अब हमें पता है अगर जो न्यूट्रल है सॉल्ट है, इट मीन्स उसका पीएच कैसा रहा होगा, कैसा रहेगा, अराउंड 7. इज इट क्लियर? मीन्स अगर हम किसी भी न्यूट्रल सॉल्ट को सोल्यूशन पानी में घोलें और सोल्यूशन में पीएच स्केल डिप करके देखें, तो उसका जो पीएच वैल्यू किस कलर के अकॉर्डिंग आएगा, न्यूट्रल के, और वो कितना होगा, 7. बेसिक कैरेक्टर है, इट मीन्स उसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 रहा हो सकता है.
अगर हम एसिडिक सोल्यूशन की बात करें इट मीन्स pH इज लेस देन 7. ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल सॉल्ट्स जो हैं वो क्या है और कैसे बनते हैं. अभी आप एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है HCl एक्वस, हमारे पास है NaOH एक्वस. आप एक्वस की जगह डाइल्यूट भी लिख सकते हो. दोनों रिएक्ट करते तो हमारे पास NaCl सॉल्ट बनता है और वाटर फॉर्म होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, इजंट इट. तो इट मीन्स आप NaCl क्या होता है, किस कंडीशन का है, न्यूट्रल. अब वो न्यूट्रल क्यों है, इस इक्वेशन को देख के ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल क्यों है. बिकॉज HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH अपने आप में ये एसिड है, NaOH अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके कोई सॉल्ट बनता है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बच्चे ध्यान रखना, जिसका pH अराउंड क्या हो सकता है 7. मीन्स अब हम न्यूट्रल सॉल्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैविंग pH 7, दैट सॉल्ट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट्स. क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स, जिनका pH होता है अराउंड 7. अब बात आती है बेसिक सॉल्ट्स की. बेसिक सॉल्ट का मतलब दिख रहा है, सबसे पहली बात सॉल्ट बनाने के लिए कोई ना कोई एसिड, इसको लिख लेते हैं, ये चलो यहाँ पे लिख लिया है. यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास बेसिक सॉल्ट है इट मीन्स क्या स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा और एसिड वीक होगा, मतलब वीक एसिड होगा. अब कैरेक्टर से दिख रहा है स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, जिसका स्ट्रांगनेस कैरेक्टर ज्यादा है, इट मीन्स वो बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर किसके आ रहे हैं ज्यादा, बेसिक सॉल्ट के प्लस वाटर. थर्ड चीज देखो, कोई सॉल्ट एसिडिक कब होगा, ये तो हो गया बेसिक सॉल्ट के लिए, ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट के लिए. और थर्ड हो गया हमारा अब एसिडिक सॉल्ट. अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं इट मीन्स उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हमारे पास जो एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा और जो बेस होगा वो वीक होगा, वीक बेस. तो किसका कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं, एसिड के, तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा. प्लस वाटर तो बनेगा ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन है, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन, तीनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. इज इट क्लियर. अब इनके एक एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, और एग्जाम्पल देखना चाहिए HCl के अराउंड न कुछ और एसिड देख लो. मान लो हमारे पास HNO3 है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम यहाँ पे NaOH से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा प्लस वाटर, बैलेंस आप करते रहना. इट मीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है सॉल्ट हमारा. सेकेंड एग्जाम्पल आप स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना चाहो, ये न्यूट्रल एसिड का, यहाँ पे न्यूट्रल एसिड है. न्यूट्रल एसिड का अनदर एग्जाम्पल आप लेना चाहो, जैसे हमारे पास KNO3 है, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है. हम इसको, अगर हमें क्वेश्चन आए कि KNO3 जो है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, आप एक्सप्लेन करो. एक मिनट, हम पेज चेंज कर लेते हैं, साफ पेज से करते हैं, ये सारा यस क्लास. अभी हमने एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्ट्स की बात कर ली. अभी मान लो हमारे पास गिवन सॉल्ट हो, जैसे हमारे पास था NaCl, हमारे पास गिवन सॉल्ट है जैसे मान लो KNO3. अब वो एग्जामिनर पूछता है बताओ ये सॉल्ट्स कैसे कैसे कैरेक्टर का, नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, कैसा है. तो इसको फाइंड आउट कराने के लिए हमें इनके एसिड्स और बेस का पता होना चाहिए, इजंट इट. जैसे Na है तो कहाँ से आया होगा, NaOH से. Cl है वो कहाँ से आया होगा, HCl से. नेक्स्ट अगर हम बात करें KNO3, K है पोटेशियम है, कौन से बेस से आया होगा, KOH से आया होगा.
NO3 एसिड कौन सी रही होगी, HNO3। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल। इज इट क्लियर? ताकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब एसिडिक सॉल्ट्स की बात करते हैं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है CuSO4। नेक्स्ट हम ले सकते हैं हमारे पास MgSO4। ठीक है, अब ये हमें कैरेक्टर पता लगाना, नेचर फाइंड आउट करो। ये तो हमारे कैसे नेचर के हो गए थे, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग से बने हुए हैं। अब इसका नेचर फाइंड आउट करना है। कॉपर अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉपर के लिए जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, Cu कॉपर है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट से बन सकता है। सल्फर ये है, ये हमारा H2SO4 से फॉर्मेशन हो सकती है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। Mg है तो Mg आपका ये कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं इसमें। और Mg है तो MgOH का होल ट्वाइस। अगर आप यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट ले लो, कैल्शियम सल्फेट होगा तो यहाँ पे आप ले लो, इसको कैल्शियम सल्फेट कर लो तो CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है। तो ये इस केस में ये वाला ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल को छोड़ो, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किस में हो जाएगा, न्यूट्रल वाले केस में हो जाएगा। अभी हम MgSO4 को देख लेते हैं। MgSO4 को, Mg किससे बना होगा, MgOH का होल ट्वाइस, और हमारे पास SO4 है, इसमें वो किस एसिड से बना होगा, H2SO4 से। अब नोटिस करो MgOH का होल ट्वाइस क्या है, वीक बेस है, और ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैल्शियम सल्फेट ले रहे हैं तो कैल्शियम जो है अपने आप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल एसिड, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसलिए हम यहाँ दूसरे कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कौन सा, कि सॉल्ट कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वीक बेस का एग्जाम्पल लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें बोला जाए कि आप फाइंड आउट करो दूसरा सॉल्ट, जैसे हमारे पास हो जाए कैसे, Na2CO3 ले लो, तो उस केस में हम क्या सकते हैं, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पता लगाना, नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास Na कहाँ से आएगा, NaOH से, और CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड हो सकता है, HCO3 से हो सकता है, H2CO3 से कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो कैसा है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इट मीन्स नेचर ऑफ द सॉल्ट कैसा हो जाएगा, सॉल्ट इज बेसिक। सॉल्ट हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक। इट मीन्स हम गिवन सोल्यूशन का नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन सोल्यूशन में कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, ये भी फाइंड आउट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब गिवन सोल्यूशन किस एसिड किस बेस से मिलके बना है, वो भी हम फाइंड आउट इसमें करा सकते हैं। आप एक बार चैप्टर को गो थ्रू होंगे, पूरा चैप्टर डीप रीड करेंगे, जो मैंने आपको समझाया है वो आप कोशिश करेंगे कि आपको आए। ठीक है, और उसके बाद जो मैं आपको PDF वगैरह भेज रही हूँ वही आपको फेयर में करनी है। जो मैं नोट्स में अभी ये लिखती हूँ ये आप फेयर नहीं करेंगे, ये रफ वर्क होता है, मैं आपको फेयर वर्क रेगुलरली PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आप कॉपी में करेंगे। उसके बाद जिसने भी अभी तक असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट के नहीं सबमिट किए हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट को रेगुलर टाइमिंग पे सबमिट करें, और बच्चे कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ऐड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपने व्यूज़ ज़रूर प्रोवाइड करें।